हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ी बहुत डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, जो कि मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया गया, किस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया गया। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये इनफ रहेगा एक लेक्चर के लिए। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, मुझे लगता है सभी लोगों ने देखा होगा, उम्मीद है। और अगर आप लोग नहीं भी देख रहे हैं, अगर किसी और सोर्स से भी देख रहे हैं, तो आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज सीखने से मतलब है ना, मुझसे सीखो या किसी और से, फर्क नहीं पड़ता, जानने से मतलब। फिर भी इतनी मेहनत करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग वीडियोस देखेंगे। सो माई सेल्फ राकेश यादव एंड वी आर हियर टू स्टडी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का भी सबसे नहीं कह सकते, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज गोइंग टू बी एटम। एटम जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, वही पुरानी कहानी है। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन। भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था, तो ऐसा माना गया कि भाई एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो कोई और चार्ज जरूर होगा एटम के अंदर। तो वही प्रोटॉन आया, गोल्डस्टीन ने इसको बताया था, मतलब आई मीन खोजा था, डिस्कवरी की थी इसकी। सेम कहानी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ली गई थी, उसी तरह की थी। बहुत ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करने वाला मैं। इस तरह का था, वही हाई वोल्टेज की बैटरी ले रखी थी, इलेक्ट्रॉन ले रखे थे। एक को बोला था एनोड, एक को बोला था कैथोड। ये एनोड था, ये कैथोड था। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था। करंट ऐसे जा रहा था और वापस ऐसे आ रहा था। यहाँ वैक्यूम लगा रखा था, वैक्यूम पंप सारी हवा बाहर निकाल ली। उसके बाद से इसमें सबसे हल्की गैस भरती गई। क्या भरती गई? सबसे हल्की गैस, लाइट, एंड विच वाज हाइड्रोजन। कौन सी गैस ली गई? हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस ना, सबसे लाइटेस्ट गैस है। 10,000 वोल्ट की बैटरी ली गई और प्रेशर को कम रखा गया। और उतना कम नहीं था जितना इलेक्ट्रॉन के केस में था, उससे थोड़ा ज़्यादा था। फिर भी हम लिखेंगे वेरी लो प्रेशर। उससे ज़्यादा क्यों था बच्चों? उससे ज़्यादा हमने इस वजह से रखा, देखो प्रेशर कम क्यों रख रहे हैं हम? प्रेशर कम इस वजह से रख रहे हैं हम ताकि मॉलिक्यूल्स जो है वो घूम ना सकें, मतलब ये चलने लगेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे। हम नहीं चाहते वो कोलाइड करें, हम चाहते हैं कि प्रेशर कम कर देंगे तो वो बहुत 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 स्लो मूव करेंगे, बहुत स्लो, ठीक है। तो प्रेशर कम करके रखा, थोड़ा ज़्यादा था, ताकि हम पॉजिट्रॉन आई मीन प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सकें, है ना। ठीक है, हम सभी जानते हैं आज की डेट में कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, यही होता है। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हल्की गैस थी इसीलिए रख लिया, क्योंकि हमको पॉजिटिव चार्ज के बारे में कुछ कहानी बतानी थी। भारी गैस से निकल पाता क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो मुश्किल रहती ना, इस वजह से। ओके, 10,000 वोल्ट की बैटरी ली गई, स्विच लिया गया, स्विच को ऑन किया गया, और जैसे ही ऑन किया गया, पिछले केस में क्या हो रहा था, एनोड जो था वो कैथोड से कुछ रेज, मतलब कुछ पार्टिकल से बनी हुई रेज को अपनी तरफ खींच रहा था ऐसे। इस बार हमने देखा क्या हो रहा था कि कुछ ऐसी भी रेज थी जो इधर जा रही थी, इधर 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 इधर, कैथोड की तरफ। यार कैथोड क्या है? हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, सारे लोग जानते हैं, पहले से पढ़ के आए होंगे। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होंगी
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, तभी तो नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ जा रहा था। इस कैथोड में हमने छेद कर दिया, परफोरेटेड कैथोड लिया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगाया और जिंक सल्फाइड ग्लो करने लगा। हम समझ गए कि कुछ तो है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा था, इसीलिए हमने इसको कहा एनोड रेज। किताबों में बेटा लिखा हुआ है और कैनल रेज, ठीक है। एनोड रेज भी बोलते हैं, कैनल रेज भी बोलते हैं, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ आती हुई नजर आ रही थी। कैनल मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसी वजह से कैनल रेज भी बोला। तो इधर से इधर आ रही थी, ये जलने लगा, फ्लोरोसेंट मटेरियल था, इसमें जब भी कोई रे स्ट्राइक करती है ना तो ये क्या ग्लो करने लगता है। टीवी की स्क्रीन देखी आपने, टीवी की स्क्रीन जलने लगती है जैसे लाइट आती है, टीवी ऑन करते हैं फटाक से, पुरानी टीवी देखी तुमने जिसमें मच्छर टाइप आते थे, मच्छर पहले मच्छर आते थे, उसके बाद से फिर चैनल स्टार्ट। तो वो उसके लेयर पे ना जिंक सल्फाइड लगा रहता है, जैसे रेज आकर के टकराती है स्नाक से वो ग्लो करने लगता। वही कहानी है यहाँ पर, जैसे ही रेज आकर टकराएंगे ग्लो करने लगे, क्योंकि रेज तो हमको दिखेंगी ना, इनविजिबल। इस वजह से हम जिंक सल्फाइड का क्या लेते हैं, लेयर लेते हैं, पेस्ट लेते हैं, उसको यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो उन्होंने ऐसा किया, तो यहाँ से उन्होंने देखा कि कुछ रेज इधर जा रहे थे, फिर उन्होंने वही पुरानी कहानी की, भैया हम यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव फील्ड। नेगेटिव फील्ड लगाया तो पॉजिटिवली चार्ज रेज जो थी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करके वो समझ गए कि ये रेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। फिर उन्होंने वही किया, व्हील रखा, देखा कि क्या इस व्हील को घुमा पाता है, तो देखा हाँ भैया घुमा रहा था, इसका मतलब उसके पास मास था। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है यहाँ पर, कि जब इलेक्ट्रॉन्स के केस में डिस्कवरी हुई थी तो देखा गया था कि ये जो व्हील था उतना तेजी से नहीं घूम रहा था, लेकिन इस केस में ये थोड़ा ज्यादा तेजी से घूम रहा था। इट मींस दैट कि वो ज्यादा फोर्स लगा रहा था। ज्यादा फोर्स का मतलब उसके पास मास ज्यादा था। सबको पता है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सबको पता है सर, सबको पता है, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि मास ज्यादा है तभी तो फोर्स ज्यादा लगाई, समझे? मास ज्यादा तो फोर्स। तो समझ गए भाई कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो बस उसी को नाम दे दिया उन्होंने, क्या, प्रोटॉन्स। ये आ गए भैया नए तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको बोला गया प्रोटॉन। अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में लिखते हैं हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन के पास कितना लिखते थे, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। सो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर देते हैं और एटम ऑल ओवर न्यूट्रल हो जाता। एटम कोई चार्ज स्पीसी नहीं है, एटम कोई चार्ज स्पीसी नहीं है, याद रखिएगा, एटम कोई चार्ज स्पीसी। तो क्या इसमें कुछ नोट करने लायक है? अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं है तो फिर मैं रब कर देता हूं। कर दे, ठीक। सो लेट अस रब इट। और बताइए कैसे हैं आप लोग? हाँ, बहुत कम लोग जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं। देखो बेटा, परेशानी तो वास्तविकता में चल ही रही है, वरना ये वीडियोस के थ्रू क्यों पढ़ाते हैं, है ना? और फिर भी आपको अपना जो मोराल है उसको डाउन नहीं करना है। यू नीड नॉट टू डाउन योर मोराल। टाइम है आपके पास, पढ़ सकते हैं आप, कंप्लीट कर सकते हैं आप, जान सकते हैं आप। सोर्सेज की कमी नहीं है, रिमेंबर माय वर्ड्स। अगर जो पढ़ना चाहता है उसके लिए सोर्स की कमी नहीं है। वास्तविकता में जो जानना चाहता है ना उसके लिए जानने वाला चाहिए। जानने वाला अगर बनना है तो वीडियोस देखो, नहीं बनना तो भैया क्लास में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम मतलब लाइव बोल सकते हैं ना, फेस टू फेस लेक्चर देते हैं, तो भी वो वही शरारती किस्म के लोग, है ना, समझ रहे हो? वही उनकी नजरें कहीं और, निशाना कहीं और, चलता रहता है, बच्चे हैं, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने, क्या, अब हम जा रहे हैं पढ़ने कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे निकाला गया, हाउ इट बिकेम पॉसिबल, हाउ इट बिकेम पॉसिबल to calculate charge on an electron। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कहाँ से, मतलब कैसे निकालेगा कुल मिलाने से। तो भैया एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसको किया किसने था? नाम था R.A. मिलिकन।
क्या नाम था, R.A. मिलिकन ने किया था इसको। कैसे किया था, थोड़ा बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनना बात को, नहीं सुनोगे तो दिक्कत है। उन्होंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, इटोगन चैम्बर, इस तरह का एक चैम्बर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने एक प्लेट लगाई। क्या लगाई, क्या लगाई, प्लेट लगाई। कैसी प्लेट थी, ऐसी। ऐसी प्लेट, फिर यहाँ पर भी एक प्लेट लगाई, प्लेट, दो प्लेटें लगाई, ठीक है। इस प्लेट को उन्होंने कहा कि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है ये, पॉजिटिवली चार्ज। इसको उन्होंने कहा ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक लगाया क्या, होल किया हल्का सा, और यहाँ पर एक लगाया एटोमाइजर। एटोमाइजर, ध्यान से सुनते रहना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना सर कैसा पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आएगा। एटोमाइजर, एटोमाइजर समझते हो क्या, जैसे आजकल सैनिटाइजर का बड़ा यूज़ किया जाता है, सैनिटाइजर। ये सैनिटाइजर देखते हो, सैनिटाइजर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे भी आता है, स्प्रे। तो वही जो छोटे छोटे मिस्ट के पार्टिकल्स नहीं होते, मिस्ट के पार्टिकल छोटे छोटे जो स्प्रे हो सकते हैं, एटोमाइजर के थ्रू वही स्प्रे करना था उनको, समझ गए। और ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड रखी थी उन्होंने। इसमें क्या कर लिया उन्होंने, एटोमाइजर के अंदर ऑयल भर लिया। क्या कर लिया, ऑयल भर लिया, ऑयल। ओके, इतनी बात क्लियर है, फटाफट बोलो, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई या नहीं। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये एटोमाइजर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ऑयल को स्प्रे करेगा, ठीक है। ओके, यहां उन्होंने रखा एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती है, हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाई स्पीडिंग एक्स रेज। यहाँ उन्होंने रखा है एक्सरे, और यहाँ कर दिया एक छोटा सा होल। फिर मेरी बात सुनना, जब आप ऑयल के ड्रॉपलेट्स को यहाँ से स्प्रे कराओगे तो ऑयल का ड्रॉपलेट जो है वो आ करके ऐसे 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 आ करके अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में ऐसे नीचे आकर के गिरेगा। गिरेगा या नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में वो नीचे आकर गिरेगा ना। ओके, एक्सरेज उन्होंने निकाले और इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ से यहाँ लाया गया। ऑयल ड्रॉपलेट जब यहाँ पहुँचे ना, यहाँ पर तो क्या किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली प्लेट थी और नीचे वाली नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऊपर होने की वजह से इस ऑयल ड्रॉपलेट पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगा। क्या लगने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगने लगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जब लगने लगी, तो ऑयल का ड्रॉपलेट जो था ना वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही थी और ये नेगेटिव चार्ज नीचे लग रहा था ना, ठीक है। तो ये मतलब कि कुल मिला जुला करके हमने क्या किया कि इस ऑयल ड्रॉपलेट को ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही थी, और ये जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लेट हमने ली है, तो ग्रेविटेशनल, देखो इधर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ। और यहाँ पर दो हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज की भी अट्रैक्शन है और दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रेविटेशन, मतलब दो एक साथ वर्क कर रहे हैं ना। तो हमने क्या किया कि इसी वजह से पॉजिटिव को ऊपर लिया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाए, और ऊपर जाए तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है तुम्हारा बैलेंस हो। मतलब ऑयल ड्रॉपलेट को हमको कुल मिला जुला करके बीच में रोक लेना है, गिरने नहीं देना है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेट हमने ऐसा कर लिया। कहानी इतनी समझ,
इस प्लेट की मदद से हमने ऐसा कर लिया। ये फील्ड वील्ड मत समझो, ये तुम्हारे समझ से बाहर है, ऐसा हमने कर लिया। अब हमने जब ये एक्स रेज को यहाँ से भेजा तो एक्स रेज हाई स्पीडिंग थे, गए और इन ऑयल ड्रॉपलेट से टकराए। बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट थे बेटा, उनसे एक्स रेज टकराई, ठीक है, एक्स रेज टकराई। जब एक्स रेज इससे टकराई तो टकराने के बाद ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ चिपक गए। क्या हो गए? चिपक गए। चिपक गए, ये कैसे हिंदी है सर? चिपक गए मतलब इसके साथ जाकर के एसोसिएट हो गए, ठीक है। कुछ ऑयल, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जाकर एसोसिएट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ एसोसिएट हुए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। बात समझे? अब नेगेटिव चार्ज जब ये हो गया तो ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, लेकिन हमने इसीलिए तो ये प्लेट लगा रखी है, समझो बात को। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो था, तो ग्रेविटेशन नेगेटिव रिपल्स मारेगा, पॉजिटिव खींचेगा तो ऊपर तो भागेगा ही भागेगा, जेन्युइन सी बात है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड भी नीचे लग रही थी, और इसी के लगने की वजह से एक ऐसा टाइम आया जब हमने इसको बैलेंस कर लिया, ना तो ये ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। समझे बात को? ना तो ये ऊपर जा रहा था ना ये नीचे आ रहा था। और फिर जब हमने इसको बीच में रोक लिया ना, रोक लिया, कैसे रोका? कैसे देखा होगा कि बीच में रुक गया यार, बहुत छोटी ड्रॉपलेट है, कैसे देखा होगा? तो बेटा यहाँ पर हमने लगा रखा था क्या, एक तो आंख थी, आंख। वो आंख देख रही थी किसकी मदद से? मतलब टेलीस्कोप की मदद से देख रही थी। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की मदद से वो आंख क्या कर रही थी? देख रही थी। किसको देख रही थी भाई? ऑयल ड्रॉपलेट को, कि भैया ये रुका है कि नहीं बीच में। ऑयल ड्रॉपलेट बीच में रुक गया, बात समझना। ऑयल ड्रॉपलेट जब बीच में रुक गया तो रुकने के बाद हमने क्या किया? रुकने के बाद हमने ये जो पॉजिटिव फील्ड लगा रखी थी, तो पॉजिटिव फील्ड पहले भी तो इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, ये नेगेटिव फील्ड कुछ ना कुछ, मतलब इसका कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो हमने ये देखा कि इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पहले से पता था, इसका मैग्नीट्यूड भी हमको पहले से पता था। जब हमने नेगेटिव फील्ड लगा रखी है, नेगेटिव प्लेट लगा रखी है, पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम पहले से ही जान सकते हैं कि नहीं? हमको पता होगा कि ये कितना चार्ज है, इज़न्ट इट? हम जानते हैं। हमको ये भी पता होगा कि ये कितना चार्ज है। अब इसको बैलेंस करने में, इसको बैलेंस करने में कितना चार्ज जो हुआ वो यूटिलाइज हुआ, इसको बैलेंस करने में, इस ऑयल ड्रॉपलेट को बैलेंस करने में कितना चार्ज यूटिलाइज हुआ, वो जो चार्ज था ना, उसी चार्ज के बेसिस पर हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या किया? पता किया। क्या बात समझ में आई क्या? पहले से इसका मैग्नीट्यूड हम जान रहे थे, इसका भी मैग्नीट्यूड हमको पहले से पता था। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्रॉपलेट नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, इन प्लेट्स की मदद से, मतलब हो सकता है मैग्नीट्यूड बढ़ाया हो इसका। कितना बढ़ाया? इसको बैलेंस करने के लिए। तो जितना हमने बढ़ाया या जितना हमने घटाया बैलेंस करने के लिए, चार्ज को जितना बढ़ाया या चार्ज को जितना घटाया ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें, तो वो जो चार्ज बढ़ाया, वो जो चार्ज घटाया ना, वही जो चार्ज था वो एक्स्ट्रा इसके ऊपर आया था। किसके फॉर्म में? एक्स रेज के फॉर्म में। और एक्स रेज किससे मिलकर बने थे? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने थे, और वही एक्स्ट्रा चार्ज आया था। तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ चार्ज या तो बढ़ाया या घटाया, तो जितना बढ़ाया वो तो हमको पता है ना, मुझे तो पता चल जाएगा ना कि मैंने कितना बढ़ाया। तो जितना मैंने बढ़ाया वही मैग्नीट्यूड इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज का आया होगा। बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्लीज प्लीज बताइए। कैसे बताओगे तुम लोग, कैसे बोलोगे? हैं, वीडियो देखने के बाद ही बताना है ना, देख लेना अच्छे से, प्यार से, मन से, फिर बता क्या दिक्कत। ठीक है, तो जितना हमने बढ़ाया घटाया उससे चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया। तो हमको ये पता चल गया कि इस ऑयल ड्रॉपलेट के पास कितना चार्ज है, इजंट इट? मैग्नीट्यूड पता चल गया। अच्छा, एक ऑयल ड्रॉपलेट तो था नहीं, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट थे जिनको बीच में हमने रोक दिया था। ठीक, तो हो सकता है कि एक्स रेज की वजह से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चिपक गए, फिर से चिपक गए हो सर, कुछ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गए हो,
कुछ में कम इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया। इज इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल। कुछ बूंदे बड़ी हों, कुछ बूंदे छोटी हों, कुछ में ज्यादा चार्ज एसोसिएट हो, कुछ में कम चार्ज एसोसिएट हो। तो सारे के सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स पे अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो था वो आ रहा था। सारे के सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स पर अलग अलग चार्ज का मैग्नीट्यूड आ रहा था। ये आर ए मिलिकन ने देखा, उनका दिमाग खटक गया कि भाई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सब पे तो अलग अलग आ रहा है। सेम आता तो समझ आता। फिर उनके दिमाग में फिर से ये बात आई क्या कि कुछ ड्रॉपलेट्स बड़े हो सकते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स छोटे हो सकते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा कि जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट थे सब पे जो चार्ज था ना, सब पे जो चार्ज था, जैसे जो भी चार्ज मान लो पहले ड्रॉपलेट पे जो चार्ज आया था वो आया मान लो 2 × 1.6 × 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम पहले ड्रॉपलेट। दूसरे ड्रॉपलेट पे आया 4 × 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरे पे आया 6 × 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम। चौथे पे आया 7 × 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट थे ना बेटा, वो सारे के सारे ऑयल ड्रॉपलेट में एक कंडीशन सेम हो रही थी, क्या कि वो किसी ना किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो करके किसी ना किसी इंटीजर से वो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे थे। सेम वैल्यू, सेम 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 इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये जो वैल्यू, मतलब ये जो था ये तो सब में था, जितने ड्रॉपलेट थे सब में ये वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू सब में थी। मतलब उनके दिमाग में ऐसा आया कि भाई ये हो सकता है, इट मे पॉसिबल कि बेस्ड ऑन द मास ऑफ द ड्रॉपलेट, हो सकता है कि किसी ड्रॉपलेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाकर के एसोसिएट हो रहे हैं, किसी में कम इलेक्ट्रॉन जाकर के एसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन सबके केस में एक चीज कॉमन थी। वो क्या था? 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वो समझ गए कि हो सकता है कि इस ड्रॉपलेट पर 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के चिपके हों, इस पे 4, इस पे 6 और इस पे 7। मतलब इंडिविजुअली एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है that is 1.59 × 10⁻⁻19 coulomb. This is the charge on a single electron. This is the charge on a single electron, and this is the way that he used to find out the charge on the electron, and for his discovery he also got Nobel Prize. आर ए मिलिकन को नोबेल प्राइज मिला था। एक्चुअली आर ए मिलिकन ही अकेले नहीं थे इस डिस्कवरी में, उनके फ्रेंड भी थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। देखो नोबेल प्राइज मिलने से पहले शायद उनकी डेथ हो गई थी, तो अकेले इन्हीं को मिला था, आर ए मिलिकन साहब को मिला था नोबेल प्राइज फॉर कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ही गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो। मतलब तुम सोच सकते हो कि मतलब क्या गजब का दिमाग यूज किया होगा बंदे ने, है कि नहीं। तो 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख रहा था ना, लिख देता हूँ। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर कि आपने तो पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सर इस पे चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁻19। अब आप कह रहे हो कि इन्होंने इतना ही कैलकुलेट किया था, तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इतना ही कैलकुलेट किया, और ये जो वैल्यू है ना ये मॉडिफाइड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? मॉडिफाइड। मतलब क्या होता है ना, चार्ज वार्ज की वैल्यूज जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज वार्ज की वैल्यू होती है ना, लगातार मॉडिफाई होती रहती है, डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, 10 साल पे मॉडिफाई होता है। मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट नहीं है। मतलब यू कैन से we are very close to the accurate value। मतलब ये जो वैल्यू है, this value is very accurate to the exact value, exact charge of an electron। फिर भी ये मतलब very accurate है, लेकिन accurate नहीं है, exact नहीं है, आप कह सकते हैं exact नहीं। तो exact तक हम पहुंचने के लिए ना हमेशा मॉडिफिकेशन चलता रहता है। तो मॉडिफिकेशन के बाद इतना आ गया, देख सकते हो आप, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड वैल्यू इतनी है। और उन्होंने जो कैलकुलेट किया था दैट वाज
क्या आप इस ऑयल ड्रॉपलेट का मास पता कर सकते थे? पता कर सकते हो? यस, पता कर सकते हैं, बहुत आसान। इसका मास हम कैसे पता कर सकते हैं? रेट ऑफ फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट। किस बेसिस पे पता करेंगे कि किस रेट पर ऑयल ड्रॉपलेट गिर रहा था, उसके बेसिस पर हम पता कर लेंगे मास। जिस रेट पर गिर रहा होगा ना, उसके बेसिस पर इसका मास पता चलता है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द आर.ए. मिलिकन। क्या सबको बात समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो प्लीज ले लें स्क्रीनशॉट। हो गया बच्चों? रफ करें? ओके 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 ओके, रफ करते हैं। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, गॉट इट, इम्पोर्टेंट। बेटा एक बात आपको याद है क्या? क्या सर, क्या याद है? मैंने आपको बताया था चार्ज बाय मास रेशियो 1.7588 याद है? 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी चार्ज बाय मास रेशियो गिवन बाय द, क्या किसके द्वारा दिया गया था? याद है? चार्ज बाय मास रेशियो दिया गया था थॉमसन द्वारा 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम पर। लास्ट वीडियो में बात की थी हमने। अब तुमको चार्ज पता चल गया इलेक्ट्रॉन का। क्या पता चल गया? चार्ज पता चल गया सर, चार्ज पता चल गया। तो चार्ज कितना है हमारा? अब लिख देता हूं मैं 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। अब इसको घुमा दो। क्या करते हैं? घुमा दें। तो मास अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, इसको भी घुमाएंगे ना, तो 1 अपॉन 1.7588 छूट गया भाई, 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऊपर पहुंचा दो। तो मास इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम अपॉन 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। ठीक है? तो बेटा कूलम से कूलम तो कट जाएगा, पर केजी ऊपर जाकर केजी हो जाएगा। तो मास बराबर 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन 1.7588, ये ऊपर गया, हो गया 10 to the power minus 11, 19 और 11 कितना हो गया? 30। तो मास is equals to 1.6 upon 1.7588 into 10 to the power क्या है? माइनस 30। अब इसको इससे डिवाइड मार दो, सॉरी इसको इससे डिवाइड मार दो, तो आपको मिलने वाला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, मिलेगा आपको 9.18 into 10 to the power minus 31 kg। यहाँ क्या था? ये kg था ना बेटा, ये निकल गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसा लग रहा है? चार्ज और मास निकाल के बढ़िया मजा आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, मास पता चल गया। ओ सर क्या बात है, बोलो भाई, समझ में आया? चार्ज बाय मास रेशियो देखा था, पता था कितना था? 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी था। चार्ज पता चल गया, मास निकाल लेंगे। निकाल लिया सर, निकाल क्या लेंगे? 9.18 into 10 to the power minus 31 kg। वाह, तो ये थी कहानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब कर दो फटाफट, रात हो गई ज्यादा। रब करें? धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते टाइम कब बीत जाता पता नहीं चलता यार। 29 मिनट्स का वीडियो हो गया। और टॉपिक क्या पढ़ाया हमने? चल 3 टॉपिक कंप्लीट। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। 3 टॉपिक पढ़ा, छोटे। ओके आगे बढ़े। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ
न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, सबको पता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बड़े महान साइंटिस्ट थे ये, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक्चुअली ये महान नहीं थे, इनके चेले महान, क्योंकि इन्होंने नहीं खोजा था, चेलों ने खोजा था, बाद में क्रेडिट ये ले गए। क्रेडिट इनको मिल गया। तो बहुत अमीर आदमी, वेरी रिच साइंटिस्ट, फैक्ट्री वैक्ट्री तो थी, इंडस्ट्री। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स थे, है ना। उन्होंने एक बार क्या किया, अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट कराई एक एटम पर। उन्होंने देखा कि अल्फा रेस में कुछ रेस जो थी वो टर्न आउट मारती, टर्न बैक मारती, वापस आ गई। और थॉमसन ने अपने मॉडल में कहा था कि प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, वो चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ बिखरा पड़ा है। इन लोगों ने देखा कि जब अल्फा रेस को भेज रहे थे, अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज होती है, अल्फा रेस को जब भेज रहे थे, बहुत मतलब कि ज़्यादातर रेस जो थी ना वो एटम से सीधे निकल जा रही थी। उन्होंने कहा कि यार अगर अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज है और एटम में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, रेस को वापस आना चाहिए या फिर डिफ्लेक्शन को करनी चाहिए, लेकिन ये तो सीधे निकल रही है। इसका मतलब कि मॉडल थॉमसन का गलत। फिर ये बात उन्होंने अपने मालिक से आके बताई, आई मीन अपने टीचर, आई मीन अपने गुरु, आई मीन अपने भगवान रदरफोर्ड से आके बताई। और रदरफोर्ड ने उस कंसेप्ट को चुरा लिया और ना कंसेप्ट दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। कैसा एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसने लिया, रदरफोर्ड साहब। क्या था ये, सोर्स ऑफ अल्फा रेस। चाहिए ना हमको भैया, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमको दे क्या, अल्फा रेस, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि सामने में गोल्ड फॉइल लगाया, ये तो सामने में गोल्ड फॉइल लगा, पतला सा गोल्ड फॉइल। अब इसको मैं जनरली ऐसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पर एक तो छोटा नहीं बड़ा सा आइटम करके समझाते हैं, किताब में बच्चों को समझाना है ना, ऐसे करके हमने ऐसे, इसको बेटा बोलते हैं हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फोटोग्राफिक प्लेट। क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। इसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। और इस फोटोग्राफिक प्लेट पे लगा था जिंक सल्फाइड। अरे सर ये कितनी बार आएगा, आएगा जब तक इसकी जरूरत तब तक आए। तो यहां से निकले अल्फा रेज, और निकले अल्फा रेज, अल्फा बीटा गामा। रेडियो एक्टिविटी किसने बताया, रदरफोर्ड ने ही बताया। अल्फा रेज, अल्फा रेज ऐसी रेज होती है जिनके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। जिनके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं अल्फा रेज। ये थी अल्फा रेज, दोनों सीधी निकल रही है। ये सोर्स था, यहाँ से अल्फा रेज निकल रही है। ये हमारा एटम प्यारा सा बैठा हुआ है यहाँ पर। अभी जो अल्फा रेज थी ना, ये जब इससे टकराई तो मैक्सिमम अल्फा रेज सीधी निकल गई, मैक्सिमम सीधी निकल गई, मैक्सिमम सीधी निकल गई। ये सीधी आ गई, ये सीधी आ गई। एक और पाया, थोड़ा सा एंगल पे गई ऐसे, ये इससे टकराई और वापस हो गई, और ये ऐसे गई। जिंक सल्फाइड की लेयर थी, जिंक सल्फाइड की लेयर क्या कर रही थी, ग्लो हो रही थी। ग्लो जैसे ही रेस जाकर के टकरा रही थी ना, ये ग्लो कर रही थी, मतलब पता चल रहा था कि कौन किस एंगल पे जाकर के, किस एंगल पे जाकर टकरा रहा है। जो सीधी गई वो सीधी गई, और कुछ एंगल्स पे गई, ऐसे गई, ऐसे। ये ग्लो कर रहा था, ठीक है। अब आप टॉर्च सीधा जलाओ, सीधा सीधा टॉर्च इस पे सीधा जलाओ, सीधा सीधा। और एक बार आप टॉर्च को कैसे जलाओ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट मारेगा कि नहीं, अरे कैसे, ऐसे टॉर्च यहाँ जलाए, यहाँ पर टकराएगा और टकराने के बाद से ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट मारेगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा, समझ गए। तो ये जा करके ऐसे टकराएगा, तो हमको पता चल जाता है कि नहीं, एंगल पे जब आता है पता चल जाता है।
इसीलिए तो जिंक सल्फाइड लगा रखा ताकि पता चले कि कौन किस एंगल पे आ रहा है। धूम धूम धूम। एक सबसे खास बात कि very few rays were coming back। तेरी वापस भी आ रही थी, हाँ। very few rays were coming back after striking at the center of nucleus। ऐसा किताबों में लिखा रहता है कि in every 20,000 rays, in every 20,000 near about rays, one ray was coming back। हर एक 20,000 रे में एक रे वापस आए, वापस। अब सोचो तुम क्या दिमाग लगाया उन्होंने, क्या दिमाग लगाया होगा। क्योंकि ज्यादातर रेस सीधी जा रही थी तो वो समझ गए कि ज्यादातर एटम में, ज्यादातर रेस सीधी जाने का मतलब कि एटम में बहुत ज्यादा जगह है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम। एटम खाली टाइप का है, होल टाइप का, उसमें कुछ नहीं है अंदर, खोखला टाइप है वो। कुछ होता तो अट्रैक्ट करता है, रिपल्स करता है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए सीधा निकल गया। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम रेज स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, इट मींस दैट एटम इज एम्प्टी। दूसरा केस उन्होंने कहा कि चूंकि कुछ रेज डिफ्लेक्ट कर रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेज जो पास करा रहे हैं, बहुत ज्यादा रेज जो पास करा रहे हैं, वेरी फ्यू रेज वेयर स्ट्राइकिंग, बहुत कम रेज जो थी वो स्ट्राइक करने के बाद डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। डिफ्लेक्शन बहुत कम, मतलब एटम के सेंटर में कुछ ऐसा है जो अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट करने की पावर रखता है, कुछ तो है। तो उन्होंने कहा कि भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं एटम के अंदर, और अल्फा रेज मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई चीज डिफ्लेक्ट मार दे, 180 डिग्री एंगल पे वापस भेज दे, इसका मतलब कि बहुत छोटी जगह है, कोई बहुत छोटी जगह जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। एटम के अंदर कोई बहुत छोटी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने कहा कि all the protons of an atom is concentrated in its center, which he called nucleus। इसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा बच्चों, न्यूक्लियस। तेरी बात, इसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। मतलब मैक्सिमम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज मैक्सिमम नहीं, ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द nucleus, and that is the volume of the nucleus is very very small, because in every 20,000 rays only one ray was coming back। मतलब आप सोच लो, एक रे वापस आ रही, मतलब कितना छोटू सा न्यूक्लियस हो, कितना छोटू सा सेंटर हो, एक रे वापस आ रही। बात आ रही समझ? उसको उन्होंने बोला भैया ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक है, सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस डन बाय द रदरफोर्ड। ये डिस्कवरी थी न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड ने की। तो रदरफोर्ड से भाई बाद में ये पूछा गया कि भैया आपने डिस्कवरी तो कर दी, आपने अपनी डिस्कवरी में थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को गलत भी कर दिया, नया मॉडल दे दो। आपने डिस्कवरी कर दी, आपने बता दिया कि सेंटर में प्रोटॉन है, बताओ फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछा गया किससे, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपना आंसर भी किया भाई। अब रदरफोर्ड की इसमें थोड़ी बहुत और कहानी, थोड़ी बहुत और कहानी का क्या मतलब है, सुनना मेरी बात। कि तुम साइकिल से जा रहे हो, है ना, और साइकिल से जाकर के तुम फिर साइकिल से ही टकरा गए। तुम ऐसे साइकिल से जा रहे हो, एक सामने से बंदा आ रहा है साइकिल से, दोनों जाकर के टकरा गए, बड़ा दोनों टकरा गए, तो बैक कौन आएगा, बैक बोलो। अगर दोनों टकरा गए तो बैक कोई नहीं आएगा, आप इधर गिरोगे, ये इधर गिरोगे, समझ रहे हो, आप इधर, ये इधर। ठीक है। दूसरी बात,
अगर मैं आपसे कहूं आप साइकिल से जा रहे हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक, आपकी साइकिल ट्रक से टकरा गई, पीछे कौन आएगा? ट्रक? क्या? साइकिल आएगी पीछे। साइकिल मतलब जब कोई चीज हैवी मास के ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वापस आती है, वापस। मतलब कि ये जो छोटू सा न्यूक्लियस था ना, इसका मास बहुत ज्यादा है भैया, बहुत मास है। इसीलिए तो कहा उन्होंने कि सारा प्रोटॉन इसी में है, सारा प्रोटॉन इसी में है, इसीलिए रिपल्सन हो रहा है। पॉजिटिवली चार्ज है अल्फा रेज, और न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने कहा पॉजिटिव ही चार्ज है, तभी तो रिपल्सन हुआ। लेकिन रिपल्सन दो तरीके से हो सकता है, कि रिपल्सन हो जाता कि भैया ये टकरा करके इधर भाग जाता, इधर आ जाता, इस एंगल पे इधर आता, या इधर चला जाता, लेकिन ये तो वापस आया, वापस आया। इसका मतलब कि रिपल्सन तो हो ही रहा है, साथ में वो जो सेंटर है उसमें बहुत मास है, बहुत मास। मतलब उन्होंने इंडिकेट कर दिया, क्या इंडिकेट किया? उन्होंने कहा इतना मास है कि इट में पॉसिबल कि प्रोटॉन के बाद कुछ और भी सेंटर में मौजूद है, जो सेंटर को, न्यूक्लियस को बहुत भारी बना रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी रे है वो 180 पे वापस आ रही। एंड ही जस्ट इंडिकेटेड द साइंटिस्ट टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन। यही थी पहली सोच न्यूट्रॉन्स की तरफ। जो थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल है हमारा एटम का, पहली सोच थी जिसने इंडिकेट किया कि भैया कुछ और भी है जो सेंटर को बहुत ज्यादा मैसिव बना रहा है, जिसकी वजह से एकदम 180 पे वापस आ रहा है, रेट टकरा रहा है। रिपल्सन तो हो रहा है, प्रोटॉन है, लेकिन साथ में कुछ और भी इंडिकेटेड। जस्ट टेल की कोई सबएटॉमिक पार्टिकल है और भी, लेकिन उन्होंने इंडिकेट किया कि हाँ भैया ऐसा भी हो सकता। बाद में चल के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर भी दी किसने? जेम्स चैडविक, है ना, तो उन्होंने इंडिकेट भी कर दिया। तो ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। फिर उन्होंने एक और कहानी कही थी, क्या उन्होंने कहा अपने एटॉमिक मॉडल में कि सेंटर में प्रोटॉन है और एटम पे ऑर्बिट बने हुए हैं। क्या है? ऑर्बिट, एटम पे ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ही टोल्ड कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। So the question arises कि मैं छोटा सा यहाँ कि ये अगर एटम है और यहाँ पर अगर ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। सो इनका कहना ये था कि सेंटर में तो प्रोटॉन है और ऊपर 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 इलेक्ट्रॉन। तो इनका सवाल खुद से सबसे ये था, या फिर इन्होंने अपनी बात खुद कही थी कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार घूम रहा है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। अब तो मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है ना, बोलो, खींच लेता है ना। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन खींच नहीं पा रहा, और ऊपर से इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। कैसे कह सकते हो यार कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे मौजूद है, समझ में आया। लेकिन ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पे ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे रह के घूम रहा है। कैसे कह दिया? हाउ? सिर्फ इतना कहते कि है ऑर्बिट पे, समझ गया, ऑर्बिट पे बात करो, लेकिन वहां घूम रहा है, घूम रहा है। सो दिस इज व्हाट अ क्वेश्चन फॉर यू, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप आंसर फाइंड आउट करो। फिर मैं आपको अगले दिन बताऊंगा रदरफोर्ड के डिमेरिट, और उसके बाद इनके चेले और मेरे फेवरेट बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उनके बारे में अगला लेक्चर लेकर के आएंगे हम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब यू नो व्हाट, बोहर्स वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम बातें करेंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बातें करेंगे। वीडियो शायद लंबा हो गया है, और इतना लंबा वीडियो काफी है, बोरिंग हो जाता है ना, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो ठीक है, तो क्या करना है भैया, कुछ नहीं, इतना वीडियो देख ही सकते हो। खैर पढ़ाई करते रहो। अरे सर कैसे देख लेंगे, 45 मिनट का वीडियो बना दे रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताओ, 2.5 घंटे की मूवी देख लेते हो? देख लेते हो ना?
बस 40 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते यार? देख लिया है कि नहीं? 2.5 घंटे की मूवी देखना पसंद है, 40 मिनट का वीडियो नहीं। हाँ, कंसंट्रेट करो माइंड। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके लिए, खोजना जानना, अगले बार आऊंगा तो बताऊंगा। और पढ़ाई लिखाई करते रहो, अच्छे से पढ़ो। कुछ अगर देखो लेक्चर में कोई दिक्कत आती है प्लीज फीडबैक दिया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि ये समस्या है, ऐसा है वैसा है, सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, दुनिया भर की बातें कर दिया करो, कह दिया करो, क्यों अपने अंदर रखते हो यार, बता दिया करो हमसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन ख्याल रखें अपना, फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।